कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर अफवाह उड़ाते हैं कि भारत की मौजूदा सरकार के शासन में देश में पत्रकारिता की स्वतंत्रता कम हो गई है। वे अपनी हर अमेरिकी यात्रा में इस बात को दोहराते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के टीम के लोग भी मन माफिक सवाल नहीं पूछने पर पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं और उनके मोबाइल फोन छीन लेते हैं। इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ अमेरिका में ऐसा हुआ था। राहुल गांधी की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC के चेयरमैन शैम पित्रोदा से बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सवाल किया तो वहां बैठे कांग्रेस समर्थक लोगों ने पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया और फुटेज को डिलीट करने के लिए धमकाने लगे। कहा जा रहा है कि ऐसा करने वालों में राहुल गांधी के निजी सचिव अलंकार भी शामिल थे। इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने इस पूरे वाक्य को बताया है। उन्होंने लिखा कि वह 7 सितंबर 2024 को भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बहुप्रतीक्षित यात्रा को कवर करने के लिए अमेरिका के डलास स्थित टेक्सास गए थे। यहां राहुल गांधी आने वाले थे और भारतीय प्रवासियों, छात्रों, प्रेस और कैपिटल हिल के नेताओं से मुलाकात करने वाले थे। शर्मा ने इंडिया टुडे पर लिखे अपने लेख में बताया, अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में मैंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष शैम पित्रोदा से संपर्क किया। मैंने पहले ही उनका साक्षात्कार लिया। शैम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। शाम करीब 7:30 बजे मैं टेक्सास के इरविंग में रिट्ज कार्लटन पहुंचा। वहां मुझे शैम के विला में ले जाया गया, जहां करीब 30 लोग बैठे थे, जिनमें भारत से आए कुछ लोग भी थे। उसके बाद पत्रकार शर्मा इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन सेट किए और राहुल गांधी की यात्रा पर चर्चा करने लगे थे। इस दौरान शैम पित्रोदा ने उनके 4 सवालों का सहजता से जवाब दिया। उन्होंने अंतिम सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों के साथ अपनी बैठकों के दौरान बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे। इस सवाल का जवाब देने से पहले शैम पित्रोदा ने कहा, यह राहुल और सांसदों पर निर्भर है कि वह तय करे कि क्या प्रासंगिक है। मैं उनकी ओर से नहीं बोल सकता। लेकिन इस बीच वहां बैठे लोग हंगामा करने लगे। कमरे में मौजूद एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा कि यह सवाल विवादास्पद है। वहां मौजूद अन्य लोग भी उस व्यक्ति के हाँ में हाँ मिलाए। रोहित शर्मा ने कहा, राहुल की टीम के एक सदस्य ने मेरा फोन छीन लिया और चिल्लाने लगा, बंद करो, बंद करो, साक्षात्कार बंद करो। उन्होंने आगे कहा, शैम भी मेरी तरह घबराए हुए थे और लोगों से शांत रहने की अपील कर रहे थे। हालांकि राहुल गांधी की टीम के लोग एवं समर्थकों ने उनकी बात नहीं मानी और मेरी माइक छीनने लगे। मैंने विरोध किया और उन्होंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दी। इस हंगामे के बीच ही शैम पित्रोदा को राहुल गांधी से मिलने के लिए एयरपोर्ट लाया गया। हालांकि कमरे में कम से कम 15 लोग रह गए। रोहित ने आगे कहा, उन्होंने मुझसे साक्षात्कार से अंतिम प्रश्न हटाने के लिए कहा। मैं उन्हें समझाता रहा कि प्रश्न में तो कुछ ही विवादास्पद नहीं है और उनकी हरकतें गलत हैं। इसके बावजूद वे अड़े रहे और मेरा फोन लेकर उसमें खोजबीन करने लगे। उसके बाद लोगों ने उस साक्षात्कार को पत्रकार की फोटो लाइब्रेरी से डिलीट कर दिया, लेकिन वह डिलीट फोल्डर में रह गया और उसे खोलने के लिए पत्रकार के फेस ID की जरूरत थी। रोहित ने बताया, जब मैं वहां बैठा था तो 2 आदमी मेरे बगल में खड़े थे। उनमें से एक ने चुपके से मेरा फोन मेरे चेहरे के पास लाया और मेरी सहमति के बिना उसे अनलॉक कर दिया। उसके बाद उन्होंने डिलीट किए गए फोल्डर से इंटरव्यू को डिलीट करना शुरू कर दिया। iCloud भी चेक किया। रिकॉर्डिंग के दौरान फोन एयरप्लेन मोड में था, इसलिए वीडियो सिंक नहीं हो पा रहा था। इस तरह से लगभग आधे घंटे तक हर तरह की हरकत करने के बाद शांत बैठ गए। हालांकि इसके बाद वे फोन नहीं लौटाए और उसे 4 दिनों तक अपने पास रखा। इस तरह इंडिया टुडे के वॉशिंगटन स्थित संवाददाता रोहित शर्मा के साथ राहुल गांधी की टीम के लोगों ने जबरदस्ती की और प्रेस की स्वतंत्रता को हर तरह से कुचलने की कोशिश की। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी। बेल के साथ कई शर्तें भी लगाई। केजरीवाल न तो दफ्तर जा पाएंगे, न ही किसी फाइल पर दस्तखत कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया, लेकिन सीबीआई की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। पहले बात करते हैं जस्टिस सूर्यकांत की। 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद साल 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। फिर कुरुक्षेत्र ओपन यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स भी किया। वकालत की पढ़ाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने साल 1984 में हिसार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। साल 1985 में वे चंडीगढ़ आ गए और पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। जस्टिस सूर्यकांत को 7 जुलाई 2000 को हरियाणा का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। वह सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बनने वाले शख्स थे। जस्टिस सूर्यकांत को साल 2004 में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का स्थायी जज नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2018 में उनका तबादला बतौर चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कर दिया गया। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सूर्यकांत की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश की और केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। तेज तर्रार जजों में गिने जाने वाले जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में भी है। अगर वरिष्ठता के सिद्धांत यानी सीनियरिटी प्रिंसिपल का पालन किया गया तो वह 24 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उनका कार्यकाल 1.2 साल का होगा और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले दूसरे जज जस्टिस उज्जवल भुइयां की। 2 अगस्त 1964 को असम के गुवाहाटी में जन्मे उज्जवल भुइयां की शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया। ग्रेजुएशन के बाद वे वापस गुवाहाटी लौट गए और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने 1991 में बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू की। लंबे वक्त तक गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते रहे। टैक्सेशन से जुड़े मामलों में तमाम मुकदमे जीते गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 6 सितंबर 2010 को उन्हें सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया। उसके बाद 21 जुलाई 2011 को उन्हें असम का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। जस्टिस उज्जवल भुइयां 17 अक्टूबर 2010 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त हुए। बाद में 20 मार्च 2013 को उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया। इस दौरान वे मिजोरम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष भी रहे। 3 अक्टूबर 2019 को उनका तबादला बॉम्बे हाई कोर्ट में कर दिया गया। बाद में भी तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की और उच्चतम न्यायालय में आ गए। जस्टिस उज्जवल भुइयां टैक्स से जुड़े मामलों के महारथी माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी सिफारिश के दौरान खासतौर से टैक्सेशन लॉ में उनकी एक्सपर्टीज का जिक्र किया और नियुक्ति में से महत्वपूर्ण बदलाव बताया था। जस्टिस उज्जवल भुइयां को गीत, संगीत और एक्टिंग में भी शौक है। तमाम मौकों पर वे कहते रहे हैं उन्हें पछतावा है कि अच्छा गिटार नहीं बजा पाते हैं और अच्छे तैराक भी नहीं हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। 1 मिनट आशुतोष जी, तबीयत खराब हो जाएगी। एक टीवी चैनल के लाइव शो का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकारिता छोड़कर राजनीति और फिर राजनीतिक से खुद को अलग कर जर्नलिज्म का रुख करने वाले आशुतोष एक टीवी जर्नलिस्ट से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। शो में बात इतनी बिगड़ गई है कि होस्ट खुद ही आशुतोष को गेट आउट कर रहा है, यानी उन्हें स्टूडियो से बाहर जाने की ओर इशारा कर रहा है। तस्वीरें न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की है, जिसमें एडिटर इन चीफ नविका कुमार स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टाइम्स नाउ नवभारत पर लाइव चर्चा के दौरान पत्रकार आशुतोष गुस्से में दिख रहे हैं। वीडियो में आशुतोष के साथ आनंद रंगनाथन और तहसीन पूनावाला भी लाइव डिबेट शो में शामिल हुए थे। चर्चा के दौरान आशुतोष और रंगनाथन के बीच जोरदार बहस हुई।
आशुतोष ने शिकायत की कि रंगनाथन उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि रंगनाथन से होस्ट नाविका कुमार ने अपने शब्द वापस लेने को कहा, लेकिन बात नहीं बनी। बीच में नाविका कुमार स्थिति को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन तू मैं जारी रही। इस दौरान कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट भी कर रहे हैं। पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, सोशल मीडिया पर आशुतोष व नाविका और आनंद रंगनाथन ट्रेंड कर रहे हैं। पूरा वीडियो देख आनंद रंगनाथन भाई निर्दोष है। आशुतोष की मूंछ में असली आग तो राधिका खेड़ा ने लगाई। यह खुलासा करके ही आशुतोष जब आम आदमी पार्टी में थे तब गुपचुप चोर दरवाजे से रणदीप सुरजेवाला से डील करने आते थे। राधिका जी आजकल खूब बम फोड़ रही है। रागिनी नायक राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाने के 10,000 रुपए लेती थी। यह खुलासा भी राधिका खेड़ा ने किया था। वैसे वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि आशुतोष लगातार दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे में आनंद भाई ने तो बहुत सब्र दिखाया। वास्तव में तो आशुतोष इस व्यवहार के लिए कांसीराम ट्रीटमेंट के हकदार थे। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने एक्स पर लिखा, किसी दिन इस पूर्व आप ये पूर्व पत्रकार को किसी टीवी स्टूडियो में हिस्टीरिया और दिल का ऐसा दौरा पड़ेगा कि वहीं खत्म हो जाएगा। वैसे यह इतना बड़ा नीच है कि इसे जिंदगी में कभी याद नहीं था कि मेरे पिता कौन हैं। फिर जब यह आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ और चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहा था, जहां पर बनिया समुदाय सबसे ज्यादा है, तब इसे अचानक याद आया, अरे कोई गुप्ता जी मेरे पिताजी हैं। और इसने पूरे चुनाव प्रचार में खुद को आशुतोष गुप्ता बताया और मंच से बोलता था कि मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है। फिर जब जमानत जब्त हो गई और केजरीवाल ने लात मारकर पार्टी से कुत्ते की तरह निकाल दिया, फिर यह भूल गया कि कोई गुप्ता मेरे बाप थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के अमेरिकी दौरे से एक खबर यह भी थी, राहुल गांधी अमेरिका में राजनयिक डोनाल्ड लू से मिले। यह वही व्यक्ति है जिस पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में तख्तापलट कराने का आरोप है। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से वरिष्ठ राजनयिक डोनाल्ड लू की मुलाकात एक सामान्य कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नीति सहयोगी देशों की सरकार के साथ साथ विपक्षी नेता और सामाजिक जुड़ाव रखने वाले लोगों से बातचीत की रही है। उन्होंने कहा इस निजी बातचीत को लेकर वे और ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। राहुल सोमवार को लू से मिले थे। वे अमेरिकी विदेश विभाग के साउथ एंड मिडिल एशिया ब्यूरो के सहायक विदेश मंत्री हैं। लू इसी हफ्ते भारत और बांग्लादेश के दौरे पर आ रहे हैं। डोनाल्ड लू सबसे पहले नई दिल्ली आएंगे। यहां पर वे एक बिजनेस समिट में शामिल होंगे। उसके बाद लू भारत और अमेरिका के बीच 8वीं 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। फिर वे बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे, जहां अंतरिम सरकार के नेताओं से मिलेंगे। वे इसी साल मई में भी बांग्लादेश गए थे। लू पर पाकिस्तान बांग्लादेश में तख्तापलट का आरोप। डोनाल्ड लू का नाम दक्षिणी एशियाई देशों में तख्तापलट से जोड़कर देखा जाता है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के बाद भी उनका नाम सामने आया था। इमरान खान ने खुलेआम उनका नाम लिया था और उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। इसी साल की शुरुआत में लू ने अमेरिकी संसद में गवाही दी थी कि पाकिस्तान में सरकार गिराने के आरोप को गलत बताया था। पिछले महीने बांग्लादेश में भी जब शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया था, तब भी डोनाल्ड लू का नाम सामने आया था। हालांकि अमेरिका ने इससे साफ इनकार किया था। राहुल ने पाकिस्तान समर्थक इल्हान उमर से मुलाकात की। इससे पहले राहुल गांधी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासियों, छात्रों और अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। राहुल ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की थी। इल्हान उमर को भारत विरोधी बयानों के लिए जाना जाता है। 41 साल की इल्हान उमर मिनीसोटा से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद है। इल्हान उमर ने 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान वे पाक अधिकृत कश्मीर भी गई थी। उमर ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इमरान खान से भी मुलाकात की थी।
जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था। इल्हान उमर ने इस सेशन का बहिष्कार किया था। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि उनकी सत्ता में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। अमित शाह बोले, राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ राहुल के इल्हान से मिलने पर देश में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल के उनसे मिलने की आलोचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करना हो, राहुल ने देश की सुरक्षा और भावनाओं को हमेशा आहत किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों में सक्रियता की वजह से अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी सुर्खियों में हैं। दिल्ली के सियासी कार्यक्रमों में उनकी बढ़ती भागीदारी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर पार्टी की स्थायी इकाई में हलचल बढ़ गई है। दिल्ली में जन्मी और यहीं पर पली बड़ी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजधानी में पार्टी के सदस्यता अभियान से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होती नजर आ रही है। पार्टी नेताओं ने कहा, उन्हें दिल्ली में 14 जिला इकाइयों में से 7 में सदस्यता अभियान की देखरेख का जिम्मा स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी दावा किया कि ईरानी ने दक्षिणी दिल्ली में एक घर खरीदा है, जो राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की गतिविधियों में उनकी आगे की बढ़ती भागीदारी का संकेत देता है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, यह घटनाक्रम ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब पार्टी नेताओं का एक वर्ग ऐसे चेहरे को आगे लाने पर जोर दे रहा है जो दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनावों में किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि पार्टी 70 में से 8 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि आपने बाकी सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी की दिल्ली इकाई के एक अन्य शीर्ष नेता ने कहा, अगर आने वाले हफ्तों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ने का विचार जोर पकड़ता है तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त नेता को लेकर सवाल खड़ा होगा। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में ईरानी के साथ साथ सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज, बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद परवेश वर्मा जैसे अन्य नेता इस भूमिका के लिए संभावित दावेदार हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि एक नेता के पीछे पूरी पार्टी का एकजुट होना एकता का संदेश देगा और प्रचार को भी मजबूती देगा। साल 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। कुछ नेताओं का मानना है कि चुनावों के लिए सिर्फ एक ही चेहरे को आगे रखने का विचार सही नहीं था। इस पर पार्टी में बहस अभी भी जारी है। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व इस मामले से अवगत है और बाद में इस पर फैसला ले सकता है। पार्टी नेताओं ने कहा, अगर आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप प्रमुख केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित करने को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।